दोस्तों, 13 मई का दिन भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत खास दिन था। इस दिन बहुप्रतीक्षित कर्नाटक विधानसभा का चुनाव परिणाम आया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 64 कला का प्रयोग किया, मगर अफसोस कि काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ सकी। भाजपा और बजरंग दल के अंधभक्त हनुमान चालीसा पढ़ते रह गए और बजरंग बली ने मरणासन्न हो चुकी कांग्रेस को संजीवनी बूटी सुंघाकर खड़ा कर दिया। मैं आज भी सोशल मीडिया के कुछ स्टार पत्रकारों का विश्लेषण लेकर आया हूं। पेश है कुछ विश्लेषण। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक को गंवाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में प्रचंड हार होने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक में जबरदस्त बेइज्जती होने के बाद अब ये सिलसिला शुरू हो गया है कि कर्नाटक की हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। न्यूज चैनलों ने तो एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद से ही मोदी बनाम का कांग्रेस का मुद्दा हटा दिया, मोदी बनाम राहुल का चेहरा हटा दिया, मोदी जी को दिखाना ही उसने बंद कर दिया। अब सीधे दिखाना शुरू किया वहां के अध्यक्षों को, कांग्रेस के अध्यक्ष को दिखाना शुरू किया, बीजेपी के अध्यक्ष को दिखाना शुरू किया, जेपी नड्डा को दिखाना शुरू किया, बनाम कर्नाटक के नेताओं को दिखाना शुरू किया। और उस जगह पर दिखाते दिखाते अब हाल ये हो गया है कि बीजेपी हार गई है तो उसके लिए मोदी जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है, सारी जिम्मेदारी नड्डा जी की हो रही है। यानी नड्डा जी क्या मोदी जी के जगह पे गए थे कोई प्रचार करने? लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई, मजमा हुआ, रोड शो हुआ, मोदी जी ने कोशिश की, लेकिन यहां तो हाल ये हो गया कि मोदी जी की हार का जिक्र नहीं हो रहा है कर्नाटक में। एक निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में, छोटा सा चुनाव क्या हो गया, उसमें जीत मिली बीजेपी को, तारीफ होनी चाहिए, हो रही है योगी आदित्यनाथ की, लेकिन मोदी जी के समर्थक जो हैं वो सीधे कह रहे हैं कि ये मोदी जी की वजह से हुआ है, मोदी जी ने इसका प्रचार किया। जैसी की संभावना थी, जैसी की उम्मीद थी, कर्नाटक में वैसे ही नतीजे आ गए हैं। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के जो नतीजे हैं वो एक बहुत खतरनाक टाइप का संदेश दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और वो खतरनाक संकेत, संदेश जो भी आप कहें, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की हर जो अभी तक की राजनीतिक चाल थी वो फेल हो गई है। जिस तरीके से, जिस जरिए से, जिस पैतरे से, जिस दांव पेच से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इतनी बड़ी छवि, इतनी बड़ी जगह बनाई थी, वो सारे के सारे फेल हो गए। और ये मैं उन दांव पेच की बात इन चुनाव के दिनों के भाषण की नहीं कर रहा हूं। ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स है और नए सिरे से सारे के सारे थिंक टैंक, सारे के सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनको अब सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज हम यही समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में इतना बड़ा झटका उनके पूरे के पूरे फार्मूले को, पूरे तरीके को, उनके पूरे एसओपीज को, पूरे सिस्टम को कभी नहीं लगा होगा। और अब उनको सोचना पड़ेगा कि अगली बार 2024 में जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो कर्नाटक से भी चुनाव लड़ना है उनको, दूसरे दक्षिण के राज्यों से भी चुनाव लड़ना है, दक्षिण से साफ हो चुके हैं, तो अपनी रणनीति में वो क्या बदलाव लाएं। आज इसी पे डिस्कशन करेंगे कि वो कहां कहां कैसे कैसे फेल हुए, उनके ट्रंप के सारे पत्ते कैसे फेल हो गए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कर्नाटक में जो एक पॉलिटिक्स लंबे समय से बीजेपी की चल रही थी, जिसको आप कहते हैं पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, जिसको आप हिंदू मुसलमान या दूसरे मुद्दे कहते हैं, जिनके आधार पर आप लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ लेते हैं, वो पॉलिटिक्स उनकी किस तरह से फेल हुई है। जब कर्नाटक में चुनाव आने वाला था उसके 1 महीने पहले से टीपू सुल्तान की कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई थी और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि इस बार का चुनाव टीपू सुल्तान बनाम सावरकर की विचारधारा के बीच में लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और बहुत सारे लोग 1 महीने पहले से इस इशू पे लग गए थे
ये मंड्या जिला है, वहाँ की सीट है मलयकोट। और ये प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी ने कि टीपू सुल्तान जो है उसने इस इलाके में 800 हिंदुओं को मार दिया था, इसलिए हिंदुओं एक हो जाओ। ये टीपू सुल्तान को महान बताते हैं। टीपू सुल्तान हिंदुओं का दुश्मन था, इसलिए टीपू सुल्तान को के मानने वालों को वोट नहीं देना है, सावरकर के मानने वालों को वोट देना है। इस काम को 1 महीने किया गया, वहाँ के लोकल नेताओं ने किया। लेकिन हुआ क्या, मलयकोट में एक एसकेपी पार्टी है, उसके दर्शन पुत्तनैया जीत गए और 91,000 वोट मिले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो इंद्रेश कुमार थे उनको सिर्फ 3% वोट मिले, 3.52%, 6470 वोट। यह नतीजा बताता है कि आपने जो टीपू सुल्तान हिंदुओं का कत्लेआम वाला जो पूरा एक बड़ा एक नैरेटिव खड़ा किया था कर्नाटक में आग लगा दी थी, जिसको आप कहें, इस मलयकोट इलाके को लेकर बहुत दूर दूर तक इन्होंने फैलाया। लेकिन मलयकोट के अंदर ही आप सोचिए कि जमानत बचाना तो दूर की बात, 3.5-3.5% वोट मिले बीजेपी के कैंडिडेट को। इतना तमाम सांप्रदायिकता झोंकने के बाद। और से देखिए भारत के इस मैप को, ये अब भारत के राज्यों का नक्शा है। भाजपा की सरकार कहां पर है और नॉन बीजेपी सरकारें कहां पर है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अक्सर अपने अहंकार में कहती थी कि हम इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब कांग्रेस कह रही है कि भाजपा मुक्त दक्षिण भारत हमने बना दिया है। ये मैप देखिए, जहां पर सैफरन कलर आपको दिख रहा है, जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है। गौर से देखिएगा इसमें 2 राज्यों को, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर हम ये कहें कि ये जबरदस्ती से छीना हुआ राज्य है तो ये गलत नहीं होगा। महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार बनाई है शिवसेना के एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर, उससे आप सभी लोग भली भांति वाकिफ हैं। और उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कोविड का लॉकडाउन लगने से ठीक पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को पोंछ करके किस तरह से सरकार कांग्रेस की गिराई गई थी, उससे भी आप सब लोग भली भांति वाकिफ हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश में कोविड का लॉकडाउन लगने से ठीक पहले कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को पोंछ करके कांग्रेस की सरकार गिराई थी। तो ये 2 सरकारें तो बिल्कुल जबरदस्ती की बनाई हुई सरकारें हैं। अब बाकी अब आप मैप में देख लीजिए कौन सी सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार, नॉर्थ ईस्ट में कुछ सरकारें, हरियाणा की सरकार और साथ ही उत्तराखंड की सरकार और गुजरात की। दोस्तों, मोदी जी के भक्त जिसे पप्पू कहते थे, उसी पप्पू ने आज मोदी जी को धूल चटा दी है। कर्नाटक में बीजेपी की एक ऐसी हार जिसकी कल्पना न शाह ने की थी न शहंशाह ने की थी। ऐतिहासिक हार कल्पना से परे। और जो मोदी बार बार घूम घूम के देश में कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात, उसी राहुल गांधी ने आज मोदी जी की पार्टी को दक्षिण मुक्त भाजपा कर दिया। और आप अगर नक्शा देखें तो ना फिर केरल है, ना तमिलनाडु है, ना कर्नाटक है, ना तेलंगाना है, ना आंध्र प्रदेश, टोटल डिस्कनेक्ट। और बारी बगल में अब महाराष्ट्र की है। अब आप कल्पना कीजिए कि जो पार्टी 300 सीटों से ज्यादा लाने की बात कर रही हो 2024 में, ये नक्शा, ये साक्ष्य, आज के नतीजे और आने वाले नतीजे क्या जाहिर करते हैं। सच ये है कि कर्नाटक की हार एक ट्रेलर है। असली पिक्चर, देश की असली पिक्चर या 24 की असली पिक्चर, उसका जो काउंटडाउन है दरअसल अब शुरू हुआ है। उल्टी गिनती अब शुरू हुई। मेरा देश बदल रहा है, इस वाक्य का जिक्र किसी और ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 बरस पहले किया था। लेकिन जब वो इस लाइन को कह रहे थे, उनके जहन में बीजेपी की जीत थी, कांग्रेस की हार थी। उनके जहन में आरएसएस का विस्तार था जो उन्हीं की ताकत पर टिका होगा। उनके जहन में विपक्ष का मटिया मेट होना था। उनके जहन में एक के बाद एक बीजेपी और आरएसएस के लोगों को अलग अलग संस्थानों में भर्ती किया जाना था। उनके जहन में इस देश के भीतर आजादी के बाद जो भी संस्थान खड़े किए गए उसकी जड़ों को हिलाना था। और कमोवेश कोई संस्थान इस देश के भीतर बचा नहीं
जिसकी जड़ों पर इस सोच के साथ हमला नहीं हुआ कि दरअसल वहां पर वही लोग चलेंगे जो सत्ता के अनुकूल होंगे, आरएसएस से निकले हुए होंगे। क्या ऐसी परिस्थिति में 8 बरस के बाद जब इस वाक्य को दोहराया जाए कि मेरा देश बदल रहा है, तो क्या बीजेपी की राजनीतिक जमीन खत्म हो चली है? क्या आरएसएस की विचारधारा सिमट चुकी है? क्या नरेंद्र मोदी का ऑरा खत्म हो चला है? शायद इसके ठीक सामने कांग्रेस को खड़ा करना होगा, भारत जोड़ो यात्रा को खड़ा करना होगा और इस देश के भीतर की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों को खड़ा करना होगा, जिससे मौजूदा राजनीतिक सत्ता के कोई सरोकार नहीं है। और उसके बाद यह सवाल होगा कि दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस नहीं जीती, जनता जीती है। और जो जमीन बीजेपी ने आज से नहीं 90 के दशक में येदियुरप्पा ने काम करते हुए बनाई, उस वक्त नरेंद्र मोदी को कोई नहीं जानता था, लेकिन येदियुरप्पा को उस वक्त लोग जानते थे और आरएसएस और बीजेपी के लोग उनके पीछे खड़े थे। आज की तारीख में वह अलग थलग है। मौजूदा वक्त में पहचान नरेंद्र मोदी की है। और ध्यान दीजिए, कर्नाटक के भीतर 36% का वोट बैंक जरूर बीजेपी के साथ रहा, जो पिछली बार भी 36.82% था, यानी 1% से कम हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि जहां जहां बीजेपी की अपनी जमी थी, जहां पर उसका वोट बैंक था, वही गायब हो गया हर जगह और हर हिस्से में। और बीजेपी जहां लाभ की स्थिति में है वह बेंगलोर शहर है और वह ओल्ड मैसूर का इलाका है, अन्यथा किसी भी जगह पर नहीं है।